कजरी झोपड़पट्टी में रहने वाली बहुत ही मासूम सुंदर सी कमसिन एक बंजारन थी। बचपन से अब वह नाता तोड़कर जवानी से रिश्ता जोड़ रही थी। 15वां साल पूरा होने वाला था। उसके बाद नारी के यौवन का सबसे सुंदर साल 16वां साल, जिसे अंग्रेजी में स्वीट 16 कहा जाता है, बस वही लगने वाला था। 8वीं मंजिल पर 3 बेडरूम का एक सुंदर सा फ्लैट था, जहां कजरी की माँ पारो बरसों से काम करने जाया करती थी। कजरी भी अपने माँ का हाथ बटाने वहां आती रहती थी। पारू अपना घर चलाने वाली अकेली महिला थी। उसके सर पर उसकी सासू माँ की जिम्मेवारी थी। पति शराब पीकर स्वर्गवासी हो चुका था और ससुर को कैंसर जैसी भयानक बीमारी निगल गई थी। सासू माँ कमजोर थीं, इसलिए बैठे बैठे ही पूरा दिन गुजार देती थीं। पारो को इस बढ़ती महंगाई ने दबोच रखा था। वह जितना कमाती सब 20-25 दिन में ही खत्म हो जाता। महीने के बचे हुए दिन बड़ी ही कड़की में गुजरते थे। अब कजरी बड़ी हो रही थी। तभी एक दिन पारो ने सोचा, 8वीं मंजिल वाली निशा मैडम और नवीन भैया बहुत ही अच्छे लोग हैं, वहाँ का काम कजरी को ही सौंप दूं। तो वह अपने ही मन से प्रश्न कर रही थी, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। उतने समय में वह खुद और थोड़े घर का काम बांध सकती है, गुजारा चल जाएगा। फिर आखिरी दिनों में किसी के आगे हाथ फैलाकर कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी। ये सोचकर उसने एक दिन निशा से पूछा, मैडम, यदि आपके घर अकेली कजरी काम संभाल लेगी तो मैं और 2-3 घरों में काम बांध सकती हूँ। निशा मैडम, महंगाई तो मुंह खोले खड़ी, हर नुक्कड़ हर चौराहे पर खड़ी है। करें तो क्या करें? आटा नमक कांधा भी अब तो खून को पसीना बनाकर बहाने पर मजबूर कर रहा है। इससे ऊपर तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। इतने के लिए ही और काम करना पड़ेगा, वरना महीने का आखिरी हफ्ता तो भूखे ही रहने की नौबत आ जाती है। यदि आप हाँ कहें तो। इतना कहते हुए पारो उम्मीद भरी नजरों से निशा की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। निशा ने कहा, पारो, तुम्हारी क्या बात करें, ये महंगाई तो सभी को नानी याद दिला रही है। मुझे कजरी से काम करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। कजरी तो बहुत अच्छा काम करती है, तुम्हारे साथ लगी ही रहती है। तुम भी जहाँ चाहो काम बांध लो। तुम्हें यदि 4 पैसे ज्यादा मिल सकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। धन्यवाद मैडम। मैडम, कजरी को मैं अपने घर के सिवा और कहीं भी अकेली नहीं छोड़ सकती। जवान बच्ची है, जमाना खराब है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए डर लगता है। आपका घर तो बिल्कुल मंदिर जैसा पवित्र लगता है। नवीन भैया भी बहुत अच्छे हैं, वह तो समाज के गरीब लोगों के लिए कितना करते हैं, हमें पता है। ठीक है पारो, तुम बेफिक्र रहो, कजरी हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इस तरह पारो ने निशा के घर आना बंद कर दिया। अब कजरी ही उनके घर का पूरा काम संभाल लेती थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय था उसका। निशा ने कजरी को एकदम साफ सुथरा रहना सिखा दिया था। अपने पुराने किंतु अच्छे कपड़े भी निशा हमेशा कजरी को दे दिया करती थी। निशा का इस तरह से उसका ख्याल रखना कजरी को बहुत पसंद था। कजरी भी सारा काम बड़ी सफाई से और मन लगाकर करती थी। निशा और नवीन दोनों सुबह 9 बजे अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। शाम को 7-8 बजे तक वे वापस आ पाते थे। इस बीच कजरी सारा काम निपटाकर रात का खाना बनाकर घर चली जाती थी। निशा उसे बहुत ही प्यार से रखती थी। उसे खाने पीने की भी पूरी छूट थी। कजरी भी बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश रहती थी। कभी कभी पारो निशा के घर आकर बार बार उसे दुआएं देती रहती थी। एक दिन पारो ने निशा से कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं दूसरों के घरों में काम कर पा रही हूँ, 4 पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो मुझे महीने के आखिरी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कजरी की चिंता भी नहीं रहती। 16 साल की अल्लड़ जवानी लिए कजरी जब भी नवीन के सामने आती, नवीन की नजरें उस पर टिक जाती। अब नवीन की नीयत खराब हो रही थी। रविवार के दिन जब कजरी घर में अपनी धुन में बेफिक्र होकर काम करती रहती, नवीन की चंचल आंखें कहीं ना कहीं से चोरी छिपे उसे देखती ही रहती थीं। सुंदर नयन नक्श, सांवला रंग, गठा हुआ बदन नवीन के दिलो दिमाग पर इस कदर छाने लगा कि अब उसे किसी भी कीमत पर वह सब हासिल करना था। उसका दिमाग कई बार उसे धिक्कारता, ये क्या कर रहा है तू, गलत है ये। किंतु नवीन का मन अब मानने को तैयार कहाँ था। उसे तो कजरी दिन रात ख्यालों में भी दिखाई देती ही रहती थी। नवीन उस मौके की तलाश में था जब कभी निशा घर से बाहर चली जाए, वह अपने मन की मुराद, उस चाह को पूरा कर ले जिसने उसे कितने दिनों से बेचैन कर रखा है। उसका इंतजार पूरा हुआ और वह दिन भी आ गया। आज गुरु नानक जयंती थी। नवीन की छुट्टी का दिन था, परंतु निशा का ऑफिस जारी था। वह हर रोज की तरह इत्मीनान के साथ ऑफिस चली गई।
कजरी आज अपनी बंजारन ड्रेस पहनकर आई थी। आज वह रोज से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मौसम का मिजाज भी आज बदला बदला सा लग रहा था। सुबह से ही आकाश के नीचे काले काले बादल मंडरा रहे थे, मानो अपना नृत्य दिखा रहे हों। सुबह से उमड़ घुमड़ करते बादल दोपहर 12 बजे अपने रौद्र रूप में आ गए और घमासान बारिश में तब्दील होने लगे। कजरी घर के काम में व्यस्त थी। नवीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह किसी न किसी काम के बहाने उसी कमरे में चला जाता जिस कमरे में कजरी होती। कजरी नवीन के दिमाग में चल रहे तूफान से अनजान अपनी ही धुन में मस्त थी। नवीन चाह कर भी वह नहीं कर पा रहा था जिसके लिए वह इतने महीनों से प्यासा था, पागल था। आखिरकार वह वापस अपने बेडरूम में चला गया और उसने एक गिलास में शराब निकाल कर पी लिया। बिजली अपना शोर मचा रही थी। मौसम का अंदाज अभी भी वैसा ही था। इतने में नवीन ने कजरी को आवाज लगाई, कजरी कजरी, जरा इधर आना। जी साहब, अभी आती हूँ। नवीन की आवाज सुनते ही कजरी अपना सब काम छोड़कर आ गई और उसने कहा, जी साहब। उधर गैस पर दूध रखा हुआ था और साथ ही कुकर भी चढ़ा हुआ था। नवीन ने कहा, कजरी एक गिलास पानी तो लाओ, दर्द के कारण सर फटा जा रहा है। जी साहब, अभी लेकर आती हूँ। कजरी ने पानी लाकर नवीन को दिया तो नवीन ने कहा, कजरी देखो तो शायद मुझे बुखार है। कजरी ने जैसे ही उसके हाथ को बुखार देखने के लिए टच किया, नवीन का पूरा बदन कांप गया। उसने कजरी को अपनी बाहों में भर लिया। कजरी ने कहा, साहब आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। लेकिन नवीन इस समय वासना और हवस के हाथों में गुलाम की तरह था, मानो वह बहरा हो गया था और कजरी की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उधर कुकर की सीटी बजती ही चली जा रही थी और गैस पर रखा दूध इस तरह से उफन रहा था मानो वह भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो। लेकिन उस समय वहां उसे और कजरी को बचाने वाला कोई नहीं था। कजरी ने बहुत विरोध किया, बहुत गिड़गिड़ाई, किंतु नबीन ने जब तक अपनी हवस को शांत नहीं कर लिया तब तक उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद रोती हुई कजरी जब कमरे से बाहर जाने लगी तब नबीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कजरी ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए ये सब हो गया। कजरी की आंखें रो रही थीं। आज उसका विश्वास से रिश्ता टूट गया था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। आज उसका वह अपमान हुआ था जो नारी को तोड़कर रख देता है। ये ऐसा घाव है जो नासूर बन जाता है। मन के किसी कोने में उस घटना की भयानक यादें और दर्द अपने पैर हमेशा के लिए जमा लेते हैं। उस स्त्री का पूरा जीवन ही बदल जाता है। कजरी लगातार रो रही थी। नबीन ने कपड़े पहने और देखने बाहर आया कि कजरी क्या कर रही है। उसे रोता देखकर वह उसके पास आया। नबीन के पास आते ही कजरी बहुत जोर से डर गई। तब उसने कहा, कजरी डरो नहीं, ये अब फिर कभी नहीं होगा। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए ये बात किसी से भी मत कहना। तुम हाथ मुंह धो लो और रोज की तरह ही रहो, ताकि जब निशा ऑफिस से आए तो उसे सब कुछ रोज की तरह सामान्य लगे। कजरी ने नबीन की किसी बात का जवाब नहीं दिया। मासूम कजरी ने अपने होठ से लिए थे। इतना कहकर नबीन घर से बाहर चला गया। बाहर टहलते समय वह सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया। अगर कजरी ने निशा को सब कुछ बता दिया तो? जिस तरह हर पत्नी को अपने पति पर पूरा विश्वास होता है, उसी तरह निशा को भी नवीन पर पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण ही तो वह 16 साल की एक कमसिन लड़की को अपने घर पर छोड़कर ऑफिस चली गई थी, ये सोचकर कि कजरी उनकी बेटी की तरह है और सुरक्षित है। नवीन है ना उसका ध्यान रखने को। उसके होते कोई उसे छूने की क्या, गलत नजर से देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये तो नवीन भी जानता था कि निशा उस पर कितना भरोसा करती है, कितना प्यार और कितना आदर करती है। ये सब जानते हुए भी वह अपने आप को वासना और हवस के चक्रव्यूह से साफ बाहर नहीं निकाल पाया। अब वह पछता रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका था उसे वापस पहले की तरह अब कभी नहीं किया जा सकता था। उसने तो 16 साल की कच्ची उम्र वाली कजरी को अपना शिकार बना ही लिया था। कजरी ने रोज की तरह चुपचाप अपना काम करना भी शुरू कर दिया। उसे शारीरिक तकलीफ हो रही थी, पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन मन की इतनी बड़ी पीड़ा को सहन करती कजरी बेचारी तन की पीड़ा को भूले ही जा रही थी। उसकी आंखें मान ही नहीं रही थीं। वह बार बार ओढ़नी के पल्लू से आंसू पोंछती और बार बार वह फिर से उसी रफ्तार से बहने लगती। शाम को जब निशा आई, घर रोज की तरह बिल्कुल व्यवस्थित था। कहीं कोई अटाला नहीं, कोई कचरा नहीं। उनका कमरा भी रोज की तरह साफ सुथरा परफेक्ट था। बिस्तर पर कहीं कोई सिलवट नहीं,
लेकिन कजरी उदास थी, निढाल सी थी। निशा ने पूछा, क्या हुआ कजरी, इतनी बीमार बीमार सी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं दीदी, आज थोड़ी तबीयत खराब है। अरे तो घर चली जाती, क्यों रुकी है यहाँ? जाओ, जाकर आराम करो, शाम का सारा काम मैं कर लूंगी। कजरी ने कहा, ठीक है दीदी, मैं आज जल्दी अपने घर चली जाऊंगी। हाँ जाओ कजरी, दवाई चाहिए तो ले लो। नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ, कहकर कजरी चली गई। वह अपनी माँ पारो को उसकी आप बीती बताना चाहती थी, पर बता ना पाई। वह चाहती थी कि अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोए, पर रो ना पाई। वह चाहती थी कि नबीन की दरिंदगी का पर्दाफाश कर दे, पर कर ना पाई। वह सोच रही थी, माँ को कितना अधिक दुख होगा, वह कितना भरोसा करती है नबीन साहब पर। जाने दो, माँ को यूं ही खुश रहने दो। इतने बड़े दर्द के सैलाब को कजरी ने अपने अंदर ही समेट लिया, सिर्फ ये सोचकर कि इसी में सबकी भलाई है। अब नबीन जब भी कजरी को देखता, उससे नजरें ही नहीं मिला पाता। जो चंचल आंखें पहले कजरी के इर्द गिर्द घूमा करती थीं, वही आंखें अब उससे नजरें मिलाने में भी कतराती थीं। इसी तरह दिन गुजरने लगे। उधर कजरी की दादी का देहांत हो चुका था और अब घर में केवल 2 ही लोग बचे थे। इसी बीच पारो को भी चिकनगुनिया हो गया। निशा ने हर तरह से उनकी मदद की, फिर भी वह पारो को नहीं बचा पाई। काल ने कजरी की माँ को भी उससे छीन लिया। अब निशा के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। पारो जाते जाते निशा से कह गई, निशा मैडम, मेरी कजरी अकेली पड़ जाएगी। इस भेड़ियों से भरे समाज में उसे इस तरह छोड़कर जाने का मन नहीं होता, डर लगता है। इससे तो वह भी मेरे साथ। नहीं नहीं पारो, तुम ठीक हो जाओगी, इस तरह की बातें मत करो। नहीं मैडम जी, ठीक तो अब मैं होने से रही, बस कजरी में ही मेरे प्राण अटके हैं। मैडम, आप मेरी कजरी को अपने घर पर रखेंगी ना? हाँ पारो, मैं कजरी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी और उसे अपने घर पर अपने साथ ही रखूंगी। कभी उसे यहाँ इस झोपड़ी में अकेले नहीं रहने दूंगी। इतना सुनते ही पारो ने अपनी सांसें छोड़ दी। कजरी की माँ के जाने के इस दुख के समय में निशा उसके साथ थी, एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह या मालकिन की तरह, चाहे जो समझ लो। निशा ने कजरी को बहुत संभाला। अब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनके घर में कुछ अनहोनी घटना होने लगी। एक दिन नबीन जब ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी बैग की सीट पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर एक चाकू के निशान के साथ लिखा हुआ था, आई विल किल यू। नबीन इस तरह की पर्ची देखकर हैरान रह गया, परंतु उसने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, इसलिए उसने अधिक ध्यान न देते हुए बात को खत्म करना ही ठीक समझा। फिर भी उसे ये तो लग ही रहा था कि ऐसा मजाक कौन करेगा और क्यों करेगा। उसने उस पर्ची को निकालकर फाड़कर फेंक भी दिया। रात तक तो नबीन उस बात को भूल भी गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब ऑफिस जाने के लिए अपनी बैग लेने आया तो उसने देखा बिल्कुल वैसी ही पर्ची आज भी उसकी बैग की सीट पर चिपकी हुई थी। अब नबीन तनाव में आ गया, आखिर ये कौन कर रहा है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे निकिता की याद आई, जो कॉलेज में उसके साथ थी। उनके प्यार के किस्से पूरे कॉलेज में मशहूर थे, पर शादी नहीं हो पाई थी। इसका कारण नबीन ही था, उसी ने शादी से इनकार कर दिया था। उसने सोचा, क्या निकिता ही ये सब कर रही है, बदला ले रही है? नहीं नहीं, वह सीधी सादी लड़की थी, उसमें इतनी हिम्मत। उसने फिर सोचा, निशा से बात करता हूँ, पर वह चिंता करने लगेगी, उसे इससे दूर ही रखना चाहिए। 50 तरह के सवाल भी करेगी। अब नबीन सतर्क हो गया। वह नजर को चौकन्ना रखने लगा, लेकिन वह जो भी कोई था, नबीन से ज्यादा चालाक था, एकदम आगे की सोचता था। आज रविवार का दिन था। नबीन और निशा फिल्म देखने जाने वाले थे। वह तैयार होकर बाहर निकले और जैसे ही अपनी कार के पास आए, निशा के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। नबीन, ये क्या है? कैसी अजीब पर्ची है, किसने किया ये? और देखो उस पर क्या लिखा है, आई विल किल यू। निशा के हाथ कांप रहे थे, वह बहुत घबरा गई। नबीन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे निशा, डरो नहीं, किसी ने यूं ही मजाक किया होगा। नहीं नबीन, ऐसे मजाक नहीं करता कोई, सच बताओ कि आज ये पहली बार हुआ है। नबीन को आज मजबूरन निशा को सच बताना ही पड़ा। निशा ने कहा, नबीन, अब फिल्म देखने का मूड ही नहीं रहा, चलो घर वापस चलते हैं। नहीं निशा, डरने की कोई बात ही नहीं, ऐसी गीदड़ धमकी देने वाले कभी सामने नहीं आते, छुप छुप कर भी बस इतना ही कर सकते हैं। चलो बैठो, फिल्म देखेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना तुम्हारे दिमाग में वही सब चलता रहेगा। क्यों तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगा नबीन? नबीन खामोश था। वह लोग फिल्म देखने चले गए। रात को घर लौटते समय भी निशा बेचैन थी।
उसने कहा, नबीन मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस की मदद? ये क्या बोल रही हो निशा? पुलिस हमसे ही 10 तरह के उल्टे सुल्टे सवाल करने लगेगी। देखते हैं वह आगे क्या करता है। नबीन तुम्हें किसी पर शक है क्या? तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं निशा, ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन नबीन बिना कारण कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है निशा। निशा तुम चिंता मत करो, कहते हुए नबीन ने निशा के कंधे पर हाथ रखा और वह दोनों घर चले गए। दूसरे दिन नवीन टूर पर मुंबई जाने वाला था। उसने निशा से कहा, निशा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेरी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग की है, चलो सो जाते हैं। नवीन चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी पैकिंग मैं कर चुकी हूँ। फिल्म देखने जाने से पहले ही एक दूसरे की बाहों में सिमट कर वे दोनों नींद की आगोश में चले गए। नवीन को मुंबई टूर पर जाना था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर निशा ने कजरी को आवाज लगाई, कजरी मैं साहब को छोड़ने जा रही हूँ, तुम उठकर अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जी दीदी। 8 दिन का लंबा टूर था। नबीन के पास 2 बैग थे, एक केबिन के लिए, दूसरा चेक इन में रखने के लिए। निशा कार लेकर नबीन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकली। रास्ते में उसने कहा, नबीन हमारी जिंदगी कितनी शांति से चल रही थी ना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। एक डर सा दिल में बना रहता है। तुम हमेशा टूर पर जाते हो, लेकिन इस बार तुम्हें यूं जाते देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही है। निशा मैं समझ सकता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, घर से बाहर ज्यादा मत निकलना। हाँ ठीक है नबीन, तुम भी अपना ख्याल रखना और बिना भूले हर रोज मुझे फोन करते रहना। इस तरह बात करते करते एयरपोर्ट आ गया। गाड़ी से उतरने के पहले नबीन ने निशा को किस करते हुए कहा, आई लव यू निशा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। निशा ने कहा, आई लव यू टू नबीन, बस तुम जल्दी से वापस आ जाना। उसके बाद गाड़ी से उतरकर नवीन एयरपोर्ट के अंदर चला गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद वह अपने बैग का इंतजार कर रहा था। बैग मिलते ही उसने बैग उठाया और चलने लगा, लेकिन तभी वह बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। नवीन चौंक गया। बैग के निचले हिस्से में फिर उसे वही पर्ची चिपकी हुई दिखाई दी। आज उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है। उसने फोन निकालकर निशा को फोन करके बताना चाहा, लेकिन बता नहीं पाया। यही सोचकर कि उसे क्यों परेशान करूं। अपने ऑफिस की प्रोग्रेस देखकर उसे लगा कि कोई ईर्ष्या के कारण तो ऐसा नहीं कर रहा। फिर उसे लगा, नहीं, ऑफिस से कोई नहीं हो सकता। तो क्या कजरी, उसकी जितनी सीधी लड़की, ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी उसे इंग्लिश में आई विल किल यू लिखना कहाँ आता है। तो क्या एयरपोर्ट पर निकिता भी थी, निकिता बही, जिसे उसने प्यार के साथ घुमाया फिराया। पर विवाह की बात आने पर उसने दहेज के लालच में निशा के साथ विवाह कर लिया था और निकिता को धोखा दे दिया। अब तो नबीन को भी डर लगने लगा था। होटल पहुंचते ही नबीन ने अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त राजन को फोन लगाया। हेलो राजन, कैसा है तू? उधर से आवाज आई। हेलो नबीन, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, आज अचानक कैसे फोन किया? बस टूर पर तेरे शहर मुंबई आया हूँ, सोचा तुझसे बात कर लूँ। बातें क्यों, मिलते हैं ना? नहीं यार, बैक टू बैक मीटिंग्स है, फिर भी समय मिला तो जरूर मिलूंगा। दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। फिर नबीन ने पूछा, राजन यार, निकिता के बारे में पता है? कहाँ है वह? वह तो आजकल तेरे शहर भोपाल में ही है। पर तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? बताऊं क्या भाभी जी को? अरे बस ऐसे ही पूछ लिया। चल रखता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। राजन से बात करने के बाद नवीन का शक विश्वास में बदल गया कि इस तरह से आई बिल के लिए मुझे निकिता ही लिख सकती है। एक हफ्ता अत्यधिक काम और मीटिंग में बीत गया। फिर नबीन ने भोपाल के लिए फ्लाइट ली। रास्ते में वह सोच रहा था कि इस तरह चाकू का निशान बनाकर आई विल किल यू लिखने का काम निकिता के अलावा कोई नहीं कर सकता। निशा अपनी कार से नबीन को लेने एयरपोर्ट पहुंची। नबीन ने पूछा, निशा सब ठीक तो है ना? निशा उससे लिपट गई और कहा, नहीं नबीन, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ निशा? मेरे जाने के बाद? तुम्हारे जाने के बाद एक दिन सुबह जब मैंने दरवाजा खोला, तब वहां जमीन पर वैसी ही पर्ची चिपकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है नवीन, कोई हमें मार डालेगा। निशा की ये कहने पर कि कोई उन्हें मार डालेगा, नवीन ने कहा, नहीं नहीं निशा, तुम डरो नहीं। उसके बाद वे दोनों घर आ गए। डोरबेल बजाई, तब कजरी ने दरवाजा खोला। नवीन अब तो कजरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। वे अंदर आ गए। कजरी ने जल्दी से दोनों को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद निशा ने बैग खाली करने के लिए जैसे ही उठाया, उसे वही पर्ची दिखाई दे गई जो एयरपोर्ट पर नबीन ने देखी थी।
पर निकालने की कोशिश करने के बाद भी उसे निकाल नहीं पाया था। निशा की जोर से चीख निकल गई, नवीन ये देखो, वही पर्ची, लेकिन ये पुरानी लग रही है, बहुत ज्यादा गम से चिपक गई है। ये कब और किसने लगाई होगी? बोलो नवीन। पता नहीं निशा, मुझे लगता है जाने के वक्त ही किसी ने चिपकाई होगी शायद एयरपोर्ट पर, किंतु मुझे दिखाई नहीं दी। वह तो आते वक्त मेरे हाथ से सूटकेस गिरा, तभी मैंने देखा। निशा मेरे पीछे बुके में दो औरतें खड़ी थीं शायद। नवीन को झकझोरते हुए निशा गुस्से में चिल्लाई, किससे दुश्मनी है तुम्हारी? क्या भूतकाल में तुम्हारे जीवन का कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या पहले किसी से प्यार ब्यार का चक्कर तुमने मुझसे क्या क्या छुपा कर अपने सीने में दफन कर रखा है? बताओ मुझे, क्या तुम सच में नहीं जानते कि ये कौन कर रहा है इतनी बड़ी दुश्मनी, और तुम्हें याद ही नहीं? याद करो नवीन, याद करो। इस तरह लिखते लिखते कहीं किसी दिन सही में कोई। नहीं निशा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। क्या कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी नवीन? नवीन उलझन में पड़ गया। जवाब देने के बदले उसने कहा, छोड़ो, आने दो पर्चियां, कुछ नहीं होने वाला। नहीं नवीन, पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ निशा, कॉलेज में एक लड़की थी निकिता, हम दोनों प्यार करते थे। फिर क्या हुआ नवीन? तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? सच सच बताना नवीन, तुम्हें मेरी कसम। नवीन सकपकाया, उसका गला सूख रहा था, वह चुप था। बोलो नवीन, चुप क्यों हो? क्या तुमने उसे धोखा दिया? उसके साथ सब कुछ? नहीं नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है नवीन? तुम्हारे पापा कार और बहुत सारा दहेज दे रहे थे, बस उसी लालच ने मुझे तुम्हें मजबूर कर दिया, प्यार उससे, शादी मुझसे। नहीं निशा, वह तो टीन एज का प्यार था। प्यार क्या, आकर्षण मात्र था, उसमें कोई गहराई, कोई ठहराव नहीं था। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। तो क्या ये सब वही कर रही थी? तुम्हें ऐसा लगता है? पता नहीं निशा, जब कोई सामने आएगा तब देखा जाएगा। इसी बीच एक दिन नवीन जब ऑफिस से घर आया और उसने बेल बजाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसे अंदर से कजरी की आवाज सुनाई दी। नवीन ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कजरी किसी से फोन पर बात कर रही थी। कजरी कह रही थी, नहीं आज नहीं आ सकती, आज मुझे बहुत काम है। उसने फिर कजरी को कहते हुए सुना, तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा बताओ, वह काम हो गया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? उस तरफ से क्या कहा गया ये तो नवीन नहीं सुन पाया, लेकिन वह ये अवश्य समझ गया कि कजरी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन कजरी उसे क्या काम करने को कह रही थी? शक करने के लिए नवीन को ये एक नया कारण मिल गया। वह सोचने लगा, इसका मतलब कजरी बदला लेने के लिए। पर यह बात वह निशा से तो कह नहीं सकता था। नवीन आज जब ऑफिस पहुंचा तब वह अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि उसकी कुर्सी पर फिर वही पर्ची चिपकी हुई उसे दिखाई दी। नवीन इधर उधर देखने लगा, सब अपनी अपनी टेबल पर थे, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। नवीन गुस्से में जोर से चिल्लाया, रामू काका! रामू काका उसके ऑफिस में प्यून का काम करते थे। वह दौड़ कर आए, तब तक नवीन ने पर्ची निकाल दी। सब लोग नवीन की तरफ देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। एकदम शांत रहने वाला नवीन इतने गुस्से में। रामू काका, आज सुबह ऑफिस में कौन आया था? कोई नहीं साहब, आप यहाँ के प्यून हैं और आपको पता नहीं ऑफिस में कौन आया था? पर साहब हुआ क्या है? यहाँ तो हम ही थे, साफ सफाई वाली कमला और रमा, हम तीनों के सिवा और कोई तो नहीं आया। नवीन गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सो रहे थे रामू काका? जाओ जाकर वॉचमैन से पूछकर पता लगा कर आओ, कोई ना कोई तो जरूर आया था। नवीन बुदबुदाया। स्टाफ के लोगों ने पूछा, क्या हुआ नवीन? कुछ नहीं, आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। नवीन सबसे सीनियर था, इसलिए किसी ने भी ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। अब तो नवीन परेशान हो चुका था, पानी सर से ऊपर निकल चुका था। अब उसे बार बार कजरी और उसके बॉयफ्रेंड पर भी शक हो रहा था। उसने घर आकर निशा से कहा, निशा आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ नवीन? आज तो ऑफिस में मेरी चेयर पर वही पर्ची चिपकी मिली। वह इंसान ऑफिस तक पहुंच गया है, हो सकता है कल हमारे घर में भी घुस जाए। नवीन, अब तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही नवीन घबरा गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं वह राज न खुल जाए कि उसने कचरी के साथ। वह सोच में पड़ गया कि अब वह निशा को क्या जवाब दे। नवीन किस सोच में पड़ गए? तुम चुप क्यों हो? और कोई रास्ता है हमारे पास? हमें कुछ ना कुछ करके इस मुसीबत से छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा ना। वैसे मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, पर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ,
निशा भी असमंजस की स्थिति में थी कि पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं। यही सोचते हुए वह बाथरूम में तैयार होने के लिए चली गई। नबीन ने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए अपना आधार कार्ड और दूसरे कागज भी रख लिए। फिर उसने सोचा कि निशा का भी आधार कार्ड रख लेते हैं, शायद जरूरत पड़ जाए। उसने निशा को आवाज लगाकर पूछा, निशा तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? वह भी साथ में रख लेते हैं। बाथरूम में शावर चालू होने की वजह से निशा को नबीन की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए वह ये सोचकर कि वह खुद ही निकाल लेगा, नबीन निशा की अलमारी के पास गया, लेकिन अलमारी में ताला लगा था। नबीन ने कजरी को आवाज लगाते हुए पूछा, कजरी, निशा अलमारी की चाबी कहाँ रखती है, तुम्हें मालूम है क्या? जी साहब, अभी देती हूँ। कजरी ने तुरंत ही चाबी लाकर नबीन को दे दी। उसने अलमारी खोली, लेकिन निशा का आधार कार्ड उसे सामने दिखाई नहीं दिया। तब उसने सोचा शायद पर्स में होगा। ओफ, ओह, पर्स भी तो 3-4 है निशा के पास। कोई बात नहीं, अभी देख लेता हूँ। उसने एक एक करके निशा के सारे पर्स देख लिए, किंतु आधार कार्ड नहीं मिला। एक सफेद पर्स बाकी था। नबीन ने उसे उठाकर इसलिए वापस रख दिया था कि इसे तो निशा कभी यूज ही नहीं करती। फिर सोचा शायद इसी में होगा। नबीन ने सफेद पर्स की चैन खोली कि चलो देख ही लेता हूँ। उसने जैसे ही पर्स की चैन खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। उसे उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से वह सारी पर्चियां बाहर निकाली, जिन पर वैसा ही चाकू का निशान बना हुआ था और लिखा था, आई विल किल यू। नबीन को मानो दिन में तारे दिखाई दे रहे थे। निशा 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 ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो वह मुझे इस तरह मानसिक तनाव क्यों देती? सीधे कह सकती थी, तलाक मांग सकती थी। वह ये सोच ही रहा था कि निशा नहाकर बाहर निकल आई और उसकी नजर नबीन से जा टकराई। नबीन इस समय उसकी अलमारी खोलकर वही सफेद पर्स लिए हाथ में खड़ा था। आई विल किल यू लिखी हुई पर्चियां नबीन के हाथ में थीं। कमरे का पंखा चल रहा था। नबीन ने निशा को दिखाते हुए अपनी मुट्ठी खोल दी तो वह सारी पर्चियां पंखे की हवा के साथ कमरे में उड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, शब्द मानो वह ढूंढ रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए हाथ से ही इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है निशा, और क्यों है? निशा एक टक नबीन की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस समय अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उसकी लाल आंखों में गुस्से और दुख का मिश्रण था। आंसू रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब वह नबीन के पास आई और उसे पकड़कर जोर से चिल्लाकर बोली, हाँ नबीन, वह मैं ही हूँ। लेकिन क्यों निशा, आखिर क्यों? तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। मैंने तो कई बार तुम्हें मारने की कोशिश की। हैरान होते हुए नबीन ने कहा, तो मार ही दिया होता ना निशा। इस तरह मानसिक तौर पर टॉर्चर क्यों कर रही हो? आखिर मैंने क्या किया है? क्या तुम्हारा कोई आशिक? तभी तड़ाक से एक थप्पड़ निशा ने नबीन के गाल पर रसीद करते हुए कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने किया ही क्या है? या मेरा कोई आशिक? छी नबीन, इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। मैं तो सच में तुम्हें मार ही डालना चाहती थी। एक बार मैंने तुम्हें नींद में चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्यार ने मेरे हाथ तुम्हारे सीने तक पहुंचने ही नहीं दिए। एक बार सोचा तुम्हें जहर दे दूं, लेकिन क्या करूं? मैं तुम्हें इस हद तक प्यार करती हूँ कि मैं बह भी ना कर सकी। रेलवे स्टेशन पर एक दिन जब हम प्लेटफॉर्म पर थे, तब सोचा सामने से आती ट्रेन के सामने तुम्हें धक्का दे दूं, लेकिन मैं बह भी ना कर सकी नबीन, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हो और परेशान करती हो, मार डालना चाहती हो। हाँ नबीन, मार ही दिया होता तो अच्छा होता। मुझे हर रात भयानक सपने तो नहीं आते? भयानक सपने? हाँ नबीन, भयानक सपने। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो नबीन, कजरी। कजरी का नाम सुनते ही नबीन के हाथ से वह सफेद पर्स नीचे गिर पड़ा। निशा ने गुस्से में कहा, कजरी की माँ का हम पर विश्वास था। नबीन भगवान की तरह मानती थी हमें, इसलिए उसने कजरी को हमारे घर पर छोड़ा था। लेकिन तुमने तो एक का नहीं, सबके विश्वास का गला घोट दिया। वह विश्वास मेरा था, पारो का था, कजरी का था, हम दोनों के लिए। 16 साल की कजरी हमारी बच्ची जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन वह तुम्हारी हवस का शिकार हो गई। तुम्हारा चरित्र तो उसी दिन मैला हो गया था, लेकिन कजरी बात को छुपा गई। शायद तुमसे डरकर वह बदल गई थी, गुमसुम हो गई थी, इसलिए मुझे शक हो गया। तब मैंने उसे बहुत पूछा, उसे बहुत समझाया कि क्या किसी ने तुम्हारे साथ
तब कजरी ने रोते हुए मुझे सब सच सच बता दिया। नबीन पत्थर के बुत की तरह शांत खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। निशा बोलती ही जा रही थी, अपनी कांपती आवाज और बहते हुए आंसुओं के साथ उसने कहा, एक छोटी सी बच्ची ऐसी कच्ची उम्र में तुम्हारी हवस का शिकार होकर प्रेग्नेंट हो गई। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। तुमने बलात्कार किया है नबीन। हमारे इस मंदिर को, हमारे घर को अपवित्र कर दिया है। नबीन, तुम बलात्कारी हो और ऐसे इंसान के साथ मैं अपना जीवन नहीं बिता सकती। उस बच्चे को तो कजरी का शरीर संभाल ही नहीं पाया। कच्ची उम्र और कच्चा शरीर था उसका। वह तो यूं ही गिर गया। मैं कजरी को उसके घर छोड़कर आना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ उसे कुछ पता ही नहीं चला। जाते वक्त भी उसने कजरी का हाथ मेरे हाथों में ये कहकर थमा दिया कि अब आप दोनों ही इसके सब कुछ हो। मेरी बच्ची का आप लोग ख्याल रखना। मेरे अलावा अब उसका कोई नहीं, वरना समाज के भेड़िए ऐसे ही उसे नोचकर खा जाएंगे। कजरी की माँ के मुंह से ये सब सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखों से आग के गोले आंसू बनकर निकल रहे थे नवीन, कि वह भेड़िया तो मेरे घर पर ही है जो तुम्हारी कजरी को नोच नोच कर खा चुका है। मैं तुम्हारी कजरी को नहीं बचा सकी पारो। ये सब सुनकर नवीन निढाल होकर घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, निशा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। नहीं नबीन, माफ कर दो, ये दो चार शब्द इतनी बड़ी गलती के लिए काफी नहीं है। ये सब पता चलने के बाद मुझे रातों में भयानक सपने आते थे कि तुम कजरी के साथ फिर से, इसके बाद तुम्हें आई विल किल यू की पर्चियां कभी नहीं मिलेंगी। मैं उन पर जो लिखा था, काश वह मैं कर पाती। निशा कमरे से बाहर निकली और उसने देखा कजरी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और मोबाइल फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी। उसने कजरी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे लेकर निशा घर से बाहर निकल गई। जाते जाते निशा ने कहा, नवीन, मैंने तो सोचा था, तो क्या हुआ जो भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया, लेकिन इतनी प्यारी कजरी हमें मिल गई। उसे हम हमेशा अपने साथ रखेंगे, लेकिन तुमने तो वह सुख भी मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नवीन, कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारा ये घर मुबारक हो। मैं कजरी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हूँ। नवीन निढाल बैठा, अपने किए पर पछता रहा था। तभी घर में पुलिस ने प्रवेश किया और नवीन को गिरफ्तार करके ले गई। वह चंद पलों के सुख के पीछे जीवन भर का दुख मोल ले चुका था। अब उसके पास पछतावे और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।